अब हम कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग जब स्टार्ट करेंगे तो इसमें हम कहेंगे कि जब किसी स्पेसिफिक काम को करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब अनुबंध करना, कोस्टिंग मतलब उसका लेखा जोखा रखना। जब हम किसी विशेष कार्य को करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट को कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, उसकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग किया जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट वाला काम। और साथ में उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने में हमारे जो भी खर्चे आए हैं उन्हें जब हम लिखेंगे, उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए हमने क्या क्या मटेरियल्स यूज़ किए, क्या क्या हमारे इनपुट्स थे और हमारा आउटपुट जो था उसके ऊपर हमारे कितने प्रॉफिट या लॉस हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है उस कॉन्ट्रैक्ट को कितने प्राइस में फ़िक्स किया गया था। बेसिकली जो हम कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं वो हमारे जैसे कुछ रेलवेज़ वगैरह आपने बनाना, स्पेसिफिकली ये कंस्ट्रक्शन वर्क या इंजीनियरिंग वर्क के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग का यूज़ करते हैं। नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट्स जब लिए जाते हैं तो इस तरह के जो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो इस तरह के आपकी कंडीशंस हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क्स हैं, ये बेसिकली आपका एक अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा टाइम के लिए चलता है, यानी कि मोर देन 1 फाइनेंशियल ईयर प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यूज़। तो अब हम स्टूडेंट्स इसको स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आता है कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग को अगर डिफ़ाइन करने की बात करें। यहाँ पे जब हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे, अब तक जो हम करते हैं वहाँ हमने कहा था यूनिट्स। अब यहाँ पे एक ही कॉन्ट्रैक्ट है तो वो एक सिंगल यूनिट ही अपने आप में कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट मानी जाएगी, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ एक ही यूनिट है और वही हमारी कोस्ट यूनिट है। तो हम जो प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे वो हर यूनिट का, यानी हर कॉन्ट्रैक्ट का अलग अलग निकलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट लेके काम करता है तो उसके पास एक से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं। हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो अलग अलग अकाउंट ओपन करेगा, हर कॉन्ट्रैक्ट उसका अलग कोस्ट यूनिट माना जाएगा और हर कॉन्ट्रैक्ट के प्रॉफिट या लॉस अलग आएंगे। उसके बाद किस तरह का काम होता है, कोई कंस्ट्रक्शन हो गया, रोड हो गया, कोई बिल्डिंग बनानी है, कोई शिप बनानी है, इस तरह के कामों के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट्स कोस्टिंग का यूज़ करते हैं। उसके बाद जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग है इसमें 2 पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं, कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी। कॉन्ट्रैक्टर जो व्यक्ति काम को करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, काम को करके देगा। कॉन्ट्रैक्टर जो व्यक्ति कराना चाहता है, जो काम असाइन करेगा, वो कॉन्ट्रैक्टी। तो कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी हमारी 2 पार्टीज़ हो गई हैं। इन 2 पार्टीज़ के बीच में एक अनुबंध होगा किसी विशेष कार्य को करने के लिए, और उस कार्य को करने के लिए जो प्राइस, जो अमाउंट फिक्स किया जाएगा, जो मनी फिक्स की जाएगी, उसको हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। यानी कि जब एक व्यक्ति एक स्पेसिफिक कार्य को करने के लिए दूसरे व्यक्ति को ऑर्डर दे रहे हैं, जिसने ऑर्डर दिया कॉन्ट्रैक्टी, जिसने ऑर्डर लिया जो काम करके देगा कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर उस काम को करने के बदले में जो पैसे चार्ज करेगा उसको हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस। तो अब हमने 2 पार्टीज़ की बात कर ली, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस की बात की है। अब हम कहेंगे कि उस प्राइस के बेसिस पे हम देखेंगे क्या वो कॉन्ट्रैक्ट हमने पूरा कर दिया या वो कॉन्ट्रैक्ट अभी तक इनकम्प्लीट है। तो 2 केसेस आ गई। पहला हमने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो सकता है, दूसरा हम कह सकते हैं हो सकता है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट ही ना हुआ हो। तो अब कॉन्ट्रैक्टर अपनी बुक में हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग अकाउंट ओपन करेगा और हर अकाउंट को कॉन्ट्रैक्टर एक सेपरेट आइडेंटिटी नंबर देगा, जैसे कॉन्ट्रैक्ट नंबर 101, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 102, 103 एंड सो ऑन। तो हर कॉन्ट्रैक्ट में जब भी हम उसका अकाउंट बनाएंगे तो हम उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशंस को लिखेंगे, जैसे हमारा कॉन्ट्रैक्ट किस कंपनी का है, कॉन्ट्रैक्ट लेने वाला कौन है, कॉन्ट्रैक्ट देने वाला कौन है, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर का नाम लिखा जाएगा, कॉन्ट्रैक्टी का नाम लिखा जाएगा, उस कॉन्ट्रैक्ट का नंबर, उसके पर्टिकुलर्स, उसके टर्म कंडीशंस, कॉन्ट्रैक्ट का किस दिन स्टार्ट हुआ यानी डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्लेस ऑफ वर्क कहाँ पे काम किया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, टर्म्स ऑफ पेमेंट यानी कि मोड्स ऑफ पेमेंट की हम बात करेंगे। फिर एक क्लोज हम पढ़ेंगे एस्केलेशन क्लोज,
एक्सकेलेशन क्लोज कहता है कि हम इसको डिस्कस करेंगे, बस इसमें आप अभी इतना जानिए कि जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में अगर कोई चेंजेस करने हैं तो ये वो क्लोज हमें डिफ़ाइन करता है। ये सारे ऊपर हमने बेसिक डालना है। जैसे आप ट्रेडिंग और P&L अकाउंट बनाते थे तो लिखते थे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग दिस एंड दिस। उसके ऊपर कंपनी का नाम हम लिखते थे कि किस कंपनी के फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं। सेम केस हमने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में भी ऐसे ही करना है। अब बच्चे इनके फीचर्स को हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि क्या स्पेशल फीचर्स है कॉन्ट्रैक्ट के। पहला, लार्ज साइज़ में होता है, एक से ज़्यादा फाइनेंशियल ईयर लगते हैं इसे कंप्लीट होने में। 2 पार्टीज़ हैं, कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी। कॉन्ट्रैक्टी से जो प्राइस चार्ज करेगा उसको हमने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कहा है। हर कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में कॉस्ट यूनिट कहलाएगा। हर कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपेंसेस को हमने अलग से रिकॉर्ड करना है और उसके प्रॉफिट और लॉसेस को भी अलग से रिकॉर्ड करेंगे। जो भी एक्सपेंसेस किसी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने में लगे हैं, जैसे मटेरियल, जैसे लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सब आपके कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड पे आ जाएंगे। अगर किसी काम को कराने के लिए आपको किसी एक्सपर्ट की, किसी स्पेशलिस्ट की रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए आप उस व्यक्ति की हेल्प लेकर अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करा सकते हो। उसको हम सब कॉन्ट्रैक्टर कहेंगे। अगर आपने कोई सब कॉन्ट्रैक्टर लगाए हैं तो उनके भी एक्सपेंसेस हमें डेबिट साइड पे लिखने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई बिल्डिंग बना रहे हो, उसमें सीवरेज है, इलेक्ट्रिसिटी का कोई काम है, तो उसके लिए आप उन एक्सपर्ट्स को हायर करोगे। उन एक्सपर्ट्स को यहाँ पे कहा जाएगा सब कॉन्ट्रैक्टर। तो जो आपने सब कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट किए हैं उनकी लागत भी हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में लिख देंगे। उसके बाद उस कॉन्ट्रैक्ट वाले काम को करने के लिए अगर आपने कोई प्लांट ख़रीदा है, किराए पर लिया है, तो वो भी आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड पे डालना है क्योंकि ये भी खर्चा माना जाएगा। उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट का काम लिया जाएगा किस तरह का हो सकता है, बिल्डिंग से रिलेटेड, रोड ब्रिज को बनाने से रिलेटेड। उसके बाद जो भी काम किया जाएगा, वर्क कैरिड आउट एट साइट यानी कि जहाँ पर हमने उस काम को करके देना है वो जगह, ना कि फैक्ट्री प्रीमाइसेस। जैसे मान लीजिए आपको कोई ब्रिज बनाना है तो जहाँ पे ब्रिज बनेगा आप वहीं पे बनाओगे, ना कि अपनी फैक्ट्री में ब्रिज बना के वहाँ ले जाओगे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट की सबसे बड़ी स्पेशलिटी है बच्चे कि फैक्ट्री प्रीमाइसेस में इसको हम कैलकुलेट नहीं करते हैं। जहाँ पे एक्चुअल जो आपका साइट है वर्क वहीं पे किया जाता है। उसके बाद पेमेंट्स आपकी कैसी होंगी, आपका कॉन्ट्रैक्ट कितना कंप्लीट हुआ है उसके बेसिस पे पेमेंट्स भी हो जाएंगी। कैसे डिपेंड करेगा वो आर्किटेक्ट के सर्टिफिकेट पे। आर्किटेक्ट यानी कि जिसने ये बिल्डिंग, रोड, ब्रिज ये बनाने के लिए अपना सहयोग देगा, जिसके चेक करने पर ही आपका काम ओके माना जाएगा। अगर उस आर्किटेक्ट ने आपके इन कामों को ओके कर दिया तो ही आपको पेमेंट मिलेगा। उसके बाद जब भी पेमेंट होगी तो चेक किया जाएगा क्या उसमें कोई एस्केलेशन क्लोज है या फिर कोई पेनल्टी तो नहीं लगी हुई। तो ये सब चेक करने के बाद आपको पेमेंट मिल जाएगा। उसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट्स आते हैं कॉन्ट्रैक्ट के। सबसे पहला, कॉन्ट्रैक्टर, जो व्यक्ति किसी काम को करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। दूसरा, जो व्यक्ति काम असाइन करता है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, जो व्यक्ति काम करने के बदले में जो कुछ भी चार्ज करेगा वो वैल्यू, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कहेंगे। वर्क सर्टिफाइड यानी कि टोटल जितना आपने काम असाइन किया था उसमें से एक पार्ट जो कि कंप्लीट हो गया तो उस कंप्लीटेड और अप्रूव्ड पार्ट को हम वर्क सर्टिफाइड कहेंगे। यानी टोटल जितना काम असाइन किया गया था उसमें से कितना काम कंप्लीट हो गया है और आर्किटेक्ट ने उस कंप्लीटेड काम के लिए अपनी सहमति दे दी है तो वो वर्क सर्टिफाइड। और वर्क सर्टिफाइड जितना आपका काम टोटल में से पार्ट हमने यहाँ पे कहा तो कुछ पार्ट हो सकता है। मान लीजिए मैं कहती हूँ 80% काम कंप्लीट हो गया और आर्किटेक्ट ने भी ओके कर दिया, तो इट मीन्स 80% आपका वर्क सर्टिफाइड और 20% वर्क अनसर्टिफाइड। ये देखिए यहाँ पे आ गया हमारे पास अनसर्टिफाइड। तो अनसर्टिफाइड में हमने कहा जो काम अभी अप्रूव होने से रह गया है, जो काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ या फिर कंप्लीट हो गया है, आर्किटेक्ट ने अप्रूवल नहीं दिया है, तो वो अनसर्टिफाइड। उसके बाद कैश पेड, जो काम आपका कंप्लीट है, अप्रूव्ड है, दैट इज़ वर्क सर्टिफाइड। उस काम के लिए कॉन्ट्रैक्टर को जो पैसे दे देगा सर्टिफाइड वर्क के लिए देगा। रिटेंशन मनी, जो काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ जो कि हमारा अनसर्टिफाइड था, उसके लिए जो अमाउंट है वो कॉन्ट्रैक्टी अभी अपने पास ही रखेगा।
उसके बाद एक और टॉपिक आता है छोटा सा बच्चे हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड जॉब कॉस्टिंग। देखिए दोनों में ही हम ऑर्डर्स एक्सेप्ट करते हैं, दोनों ही स्पेसिफिक ऑर्डर के लिए होते हैं, दोनों में विशेष ऑर्डर लेके ही प्रोडक्शन किया जाता है। और आप काम तब स्टार्ट करते हो जब आप पहले ऑर्डर रिसीव करते हो और अपने कस्टमर की निर्देशानुसार उसके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आप अपने वर्क को स्टार्ट करते हो। लेकिन दोनों में डिफरेंस, जॉब कोस्टिंग स्मॉल साइज़ का है जबकि कॉन्ट्रैक्ट लार्ज साइज़ का हो सकता है। जॉब कोस्टिंग आप अपने फैक्ट्री प्रोमाइसेस में कर सकते हो, लेकिन जब आपको कॉन्ट्रैक्ट का काम करना है तो वो आपको अपनी फैक्ट्री से बाहर करना होगा। जॉब को करने में 1 साल से कम का टाइम लगता है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट के लिए 1 से ज़्यादा फाइनेंशियल ईयर लग सकते हैं, जैसे डैम बनाना है, जैसे कोई कैनल, कोई थर्मल पावर हाउस बनाना है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग में आपके चाहे हैवी एक्सपेंसेस हो या नॉर्मल एक्सपेंसेस हो, हमने वो सारे लिखने, जैसे कोई प्लांट मशीनरी हमने ख़रीदा है, हायर किया है, कोई मटेरियल लेबर है, तो सारे एक्सपेंसेस हम कॉन्ट्रैक्ट में लिखते हैं, जबकि हम जॉब कोस्टिंग में ऐसा नहीं लिखते। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग में आपके सारे खर्चे, मेजर एक्सपेंसेस जो कि डायरेक्ट नेचर के हैं, वो आप कॉन्ट्रैक्ट में ही लिखते हो, जबकि जॉब कोस्टिंग में आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों लिखोगे। आई रिपीट, कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग में हम डायरेक्ट नेचर के सारे एक्सपेंसेस को चार्ज करेंगे, इनडायरेक्ट को नहीं लिखते हैं, वो मेजर पार्ट नहीं होते। लेकिन जॉब कोस्टिंग में हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों को लिखते हैं। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट्स की जब हम बात करते हैं तो वो किस चीज़ से रिलेटेड होते हैं, वो या तो कंस्ट्रक्शन वाले होते हैं या फिर इंजीनियरिंग वाले काम होते हैं, जबकि जॉब कोस्टिंग वाले काम स्पेसिफिकली प्रोडक्शन एरिया से रिलेटेड होते हैं। जैसे आपने कोई गारमेंट्स बनाने हैं, कोई टूल्स बनाने हैं, तो उसके लिए हम जॉब कोस्टिंग का यूज़ करते हैं, जो कि कस्टमर के स्पेसिफिक ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग होता है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट्स आपके लार्ज स्केल यानी बड़े लेवल के प्रोजेक्ट्स हैं, जबकि जॉब कोस्टिंग आपका स्मॉल लेवल का प्रोजेक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो हम प्रॉफिट अर्न करते हैं वो हम चाहे हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है तब भी हम प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट कर लेते हैं, जबकि जब हम जॉब कोस्टिंग की बात कर रहे हैं तो जॉब के कंप्लीट होने के बाद ही हम उसके ऊपर होने वाले प्रॉफिट को असेस कर सकते हैं। तो ये हमने किया एक डिफरेंस जो कि कॉन्ट्रैक्ट और जॉब कोस्टिंग के बीच में था। उसके बाद हम जो कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ रहे हैं ये किस किस तरह के हो सकते हैं। 3 तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स बेसिकली हमारे पास होंगे। फर्स्ट होता है फिक्स्ड प्राइस। फिक्स्ड यानी कि आपने फिक्स कर दिए, एक बार कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी के बीच में जो प्राइस फाइनल हो गया उसी प्राइस पर ही आपका पूरा कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होगा। दूसरा कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जितना आपने एग्री किया था वो तो है ही है, जितनी लागत आएगी वो तो आएगी, प्लस एक फ़िक्स परसेंटेज प्रॉफिट का भी हम उसमें ऐड कर देंगे। तो यानी जितनी लागत आएगी उस काम को करने की वो, प्लस एक फ़िक्स परसेंटेज, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर उस काम को करने के लिए कुछ एडिशनल चार्ज करेगा अपने प्रॉफिट के फॉर्म में, अपने रेम्यूनरेशन की फॉर्म में। थर्ड हमारे पास है कॉन्ट्रैक्ट जो कि एस्केलेशन क्लॉज से रिलेटेड है। इसका मतलब यानी कि वृद्धि करना, एस्केलेशन का बेसिक मीनिंग वृद्धि करना। अब हम कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट में कैसे वृद्धि हो सकती है। कॉन्ट्रैक्ट हमने कर लिया, कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टी के बीच में जो प्राइस फाइनल हुआ उसी प्राइस को बेस मानते हुए हमने कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करना है। लेकिन अगर अचानक से जिन रीज़न्स का आपको नहीं पता, अचानक से कुछ हो जाता है जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाती है, आपकी लागतें बढ़ जाती हैं, जैसे अचानक से लेबर चली गई, आपका मटेरियल सडनली सप्लाई होना बंद हो गया, मटेरियल ख़राब आ गया, बैड क्वालिटी का आ गया, आपके डायरेक्ट चार्जेस में कोई चेंजेस आ गए, जैसे लॉन्ग आवर्स के लिए आपकी इलेक्ट्रिसिटी चली गई। तो ये सब आपके ऐसे केसेस हैं जिनकी वजह से आपका कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाता है। तो जब इस तरह का कोई लॉस है जिससे कॉस्ट बढ़ जाती है और जो कॉन्ट्रैक्टर ने प्राइस लिया है कॉन्ट्रैक्टर के रेंज में भी नहीं है, वो उसके कंट्रोल में नहीं है कि वो उनको कंट्रोल कर सके, गवर्नमेंट पॉलिसी की चेंजेस की वजह से अगर कॉन्ट्रैक्टर प्राइसेस को, कॉस्ट को कंट्रोल नहीं कर सकता तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में एक एग्रीड परसेंटेज जोड़ दिया जाएगा। किस टाइम पीरियड में? जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होता तब तक। यानी कि एग्रीमेंट करके दोनों पार्टीज़, कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी दोनों पार्टीज़ एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट करके कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को या तो बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। और ऐसा तभी होगा जब आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय
एस्केलेशन क्लोज उसमें लिखा था तो ही आप चेंजेस कर सकते हो। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम एस्केलेशन क्लोज उसमें नहीं लिखा अपनी टर्म्स कंडीशंस में, तो आप अनफोर्सीन चेंजेस की वजह से अपनी कॉस्ट जो आपकी बढ़ी है या घटी है उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में भी चेंजेस नहीं कर सकते। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास ये आएगा, दो तरह की हमने अभी बात की, सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड जो भी पढ़ा था। तो सर्टिफाइड हमने क्या कहा था, जितना काम कंप्लीट हो गया और आर्किटेक्ट ने अप्रूव भी कर दिया। दूसरा अनसर्टिफाइड जो अभी या तो कंप्लीट है आर्किटेक्ट ने अप्रूव ही नहीं किया, या फिर जितना भी पेंडिंग है, जो पेंडिंग है उसको हम क्या कहते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस। अब हम यहाँ पे दो केसेस की बात करेंगे। पहला, अगर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट है तो सारे चार्जेस लगा दीजिए, डायरेक्ट आपके शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारे, जैसे मटेरियल वेजेस अदर एक्सपेंसेस प्लांट मशीनरी उस कॉन्ट्रैक्ट को यूज़ करने के लिए अगर आपने ख़रीदी है तो। बाय साइड में अगर आपने मटेरियल जितना यूज़ किया वो डेबिट साइड पे और कुछ वापस कर दिया तो वो क्रेडिट साइड में, इससे आपकी लागतें कम हो जाएंगी। कोई प्लांट जो यूज़ किया वो डेबिट साइड पे रिटर्न कर दिया तो क्रेडिट साइड पे। मटेरियल अभी भी बचा हुआ है, जैसे हम लिखते थे बाय क्लोजिंग स्टॉक, सेम केस अगर मटेरियल बचे हुए हैं तो बाय मटेरियल एट साइट। प्लांट भी अभी वहीं पे ही है, उसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए यूज़ हो रहा है, बाय प्लांट एट साइट। जब ये सारा काम हमने कर लिया तो हम लिखते थे ना बाय सेल्स, तो वो सेल्स का अमाउंट लिखते थे, यानी कि जितना भी आपने प्रोडक्शन किया उसको बेचा। सेम केस जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो कॉन्ट्रैक्ट के बदले में जो प्राइस मिला यहाँ पे हम लिखेंगे बाय कॉन्ट्रैक्टी, क्योंकि हमें पैसे वो देगा। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस। अब हम दोनों साइड का टोटल करके देखेंगे, या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। जैसे आप ट्रेडिंग P&L में लिखते थे टू नेट प्रॉफिट, और बाय, या हम क्लोजिंग स्टॉक की बात करें तो ग्रोस पे आ जाते हैं, टू ग्रोस प्रॉफिट है तो डेबिट साइड पे, और अगर लॉस है तो क्रेडिट साइड पे। ये था अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है, पूरा 100% कंप्लीट है। दूसरा, अगर इनकम्प्लीट है तो कॉन्ट्रैक्टी तक तो आपका सेम आना ही चाहिए, लेकिन हम अभी प्राइस पे कैसे पे कर दें, क्योंकि काम तो कंप्लीट हुआ ही नहीं है। तो यहाँ अदर एक्सपेंसेस तक और यहाँ पे प्लांटेड साइड तक इतना आप सेम रखिए। उसके बाद हम लिख देंगे वर्क इन प्रोग्रेस, यानी काम अभी चल रहा है। अब उसमें से वर्क सर्टिफाइड जितना अप्रूव हो गया वो पैसे, जैसे हमने अब बाय कॉन्ट्रैक्टी लिख दिया था ना, तो अब यहाँ पे सारे पैसे नहीं आएंगे। कितने पैसे आएंगे, सिर्फ सर्टिफाइड वाले ये वाले पैसे आ जाएंगे। अनसर्टिफाइड भी हम यहाँ पे लिख देंगे। तो अब हम दोनों साइड का टोटल करेंगे। अब टोटल करने पे जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास आएंगे प्रॉफिट या लॉसेस। उसके बाद स्टूडेंट्स देखिए, ये मैंने एक परफॉर्मा बनाया है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का, जिसमें मैंने डेबिट साइड पे मटेरियल परचेज्ड, मटेरियल अगर स्टोर से इशू हो चुके हैं, हमने दूसरे कॉन्ट्रैक्ट से ट्रांसफ़र करके मंगवाए हैं, कोई वेजेस हैं, कोई आउटस्टैंडिंग वेजेस हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, हमने कोई प्लांट यूज़ किया है उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, उसकी डेप्रिसिएशन अगर हमने दूसरे कॉन्ट्रैक्ट्स में भी यूज़ किया है। उसके बाद कोई सब कॉन्ट्रैक्ट, जैसे मैंने बताया किसी एक्सपर्ट्स की आप हेल्प ले लेते हो। उसके बाद अगर आपने कोई एक्स्ट्रा काम किया है किसी कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के लिए, अगर हमने कोई प्लांट या मटेरियल बीच में बेच दिया है, उस पे होने वाले प्रॉफिट्स हैं तो डेबिट साइड पे, लॉसेस हैं तो क्रेडिट साइड पे। उसके बाद क्रेडिट साइड की देखिए, मटेरियल जो हमने स्टोर में वापस रख दिया, जैसा भी मैंने आपको पहले वाले परफॉर्मा में कराया। सप्लायर को मटेरियल रिटर्न कर सकते हैं, प्लांट हम दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में अगर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, प्लांट या मटेरियल हम बेच रहे हैं, प्लांट या मटेरियल को बेचने पे लॉस हो रहा है तो क्रेडिट साइड पे, प्रॉफिट है तो यहाँ पे हमने लिखा, ये देखिए डेबिट साइड पे, अगर लॉस है तो क्रेडिट साइड पे। मटेरियल अभी भी क्लोजिंग के फॉर्म में हमारे पास बचा हुआ है, प्लांट हमारे पास अभी भी यही है लेकिन डेप्रिसिएशन माइनस करके। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टी का प्राइस यहाँ तक तब होगा जब आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है, तो बैलेंसिंग फिगर आपका आ जाएगा या तो प्रॉफिट या फिर लॉस। तो बच्चे ये हमने एक बेसिक सा लेक्चर किया है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पे, जिसमें हमने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या है, एस्केलेशन क्लोज क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के फीचर्स क्या हैं। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट सभी एक्सपेंसेस को लिखते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्टर टाइम पे उस काम को कंप्लीट नहीं कर पाता तो उसके ऊपर हम पेनल्टीज़ इम्पोज करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस फिक्स किया जाता है, दो पार्टीज़ होंगी, कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी। फिर हमने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और जॉब कॉस्टिंग का डिफरेंस किया स्टूडेंट्स। दैट्स इट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग।